गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के सभी छात्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले। आज की जो ये वीडियो है ये असेसमेंट सीट फर्स्ट पर आधारित है और राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ये सीट जारी की गई है क्लास 12th के लिए। सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी और ये फर्स्ट टेस्ट के जैसे है। मूल्यांकन सीट है, ये असेसमेंट मूल्यांकन फर्स्ट टेस्ट के जैसे है। इसमें 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस लॉस्ट स्प्रिंग पे आधारित हैं अधिकांशतः। 17 क्वेश्चंस दे आर बेस्ड ऑन द लॉस्ट स्प्रिंग और जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस दे आर बेस्ड ऑन एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग एन इन्विटेशन। तो हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे इस सीट को सॉल्व करना। 20 क्वेश्चंस हैं और 20 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस हैं। तो देखिए यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं। नंबर 1 पे लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे प्रश्न अनिवार्य हैं। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। आफ्टर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, क्वेश्चन पेपर में सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद द स्टूडेंट विल प्रोवाइड द सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर टू द क्लास टीचर बाय द प्रिस्क्राइब्ड डेट। जो विद्यार्थी हैं हल किए हुए प्रश्न को अपने कक्षा अध्यापक को सौंप देंगे बताई हुई डेट पर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया, अ फॉर्मल रिप्लाई इज रिटन इन, कि जो फॉर्मल रिप्लाई आप लिखते हैं किसी के लिए, आपके पास इनविटेशन आया है और उस इनविटेशन का फॉर्मल रिप्लाई औपचारिक उत्तर देते हैं आप उसका, तो उसको किस में लिखते हैं? थर्ड पर्सन में, सेकंड पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन में। तो फॉर्मल रिप्लाई की बात कर रहा है कि फॉर्मल रिप्लाई जो ये रिप्लाई है ये 2 तरीके से दिया जाता है, फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में। तो फॉर्मल वे में लिखते हुए आप कौन से पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कौन से पर्सन कर्ताओं का यूज करते हैं? तो इसका आंसर रहेगा थर्ड पर्सन। हमेशा फॉर्मल रिप्लाई में थर्ड पर्सन का यूज किया जाता है और जो इनफॉर्मल रिप्लाई होगा, इनफॉर्मल रिप्लाई में फर्स्ट और सेकंड पर्सन यूज होंगे। ये रहा फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, ये कब होंगे? इनफॉर्मल रिप्लाई होगा जब। ये वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इन्विटेशन को। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है मैंने कंप्लीट कर दी है। सारे लेसन्स, सारी पोएम्स और क्वेश्चन आंसर्स मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, वो भी आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप सारे लेसन्स को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एन इनफॉर्मल रिप्लाई इज रिटन इन, कि जो अनौपचारिक जवाब है, अनौपचारिक किस में लिखा जाता है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर्मल लेटर हम किसी अधिकारी को भेजते हैं और इनफॉर्मल हम हमारे सगे संबंधियों को, मित्रों को भेजते हैं। तो इनफॉर्मल रिप्लाई इज रिटन इन, इनफॉर्मल रिप्लाई को लिखा जाता है, इनफॉर्मल रिप्लाई को किस में लिखा जाता है? फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन स्पेशली दिया हुआ है तो फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है इनफॉर्मल रिप्लाई को। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन फॉर्मल इन्विटेशन? फॉर्मल इन्विटेशन में क्या चीज़ शामिल नहीं होनी चाहिए? फॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई, कि फॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई में क्या चीज़ शामिल नहीं होनी चाहिए? डे एंड डेट ये तो होनी ही चाहिए, वेन्यू जगह भी होनी चाहिए, नेम एंड डेजिग्नेशन भी होना चाहिए आपका नीचे, सैल्यूटेशन टू द रेसिपिएंट, कि जो प्राप्त करता है आपके जवाब का प्राप्त करता, उसके संबोधन की जरूरत नहीं है इसमें। जैसे हम लिखते हैं ना डियर फ्रेंड या डियर मोहन, ऐसे करके जो हम लिखते हैं सैल्यूटेशन, उसको लिखने की जरूरत नहीं रहती है किसमें? फॉर्मल इन्विटेशन में। तो फॉर्मल इन्विटेशन में डियर लगा करके आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा? हमारा डी सही रहेगा इसमें, डी सही इसमें रहेगा। सैल्यूटेशन टू द रेसिपिएंट, जो प्राप्त करता है उसको संबोधन करने की जरूरत इसमें नहीं होती। अदरवाइज डे एंड डेट भी आपको लिखना होता है, वेन्यू भी लिखना होता है, नेम एंड डेजिग्नेशन, नाम और अपना पद भी लिखना होता है। तो ये 3 प्रश्न हैं जो फॉर्मल, इनफॉर्मल इन्विटेशन जो आता है आपके पास और उसका रिप्लाई देना है आपको, एक्सेप्ट करें या डिक्लाइन करें, उसको स्वीकार करें या फिर अस्वीकार करें, तो उसका रिप्लाई कैसे देते हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न आए हैं। अब बाकी के जो सारे प्रश्न हैं
क्वेश्चन नंबर 4 से ये सभी प्रश्न आपकी फ्लेमिंगो बुक के लॉस्ट स्प्रिंग लेसन पर आधारित हैं। इनको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तकरीबन 16 क्वेश्चंस हैं जो लॉस्ट स्प्रिंग पर आधारित हैं। व्हाई डिड साहिब्स फैमिली माइग्रेट टू इंडिया? साहिब का परिवार भारत में आकर क्यों बस गया था, क्यों माइग्रेट हुआ, वहाँ से स्थानांतरित क्यों हुआ जहाँ रहता था? ढाका में रहता था, आपको पता है लेसन की शुरुआत में है ये। ढाका बांग्लादेश में रहता था कभी साहिब का परिवार, तो वहाँ से क्यों आया? क्योंकि इनके जो घर हैं और फील्ड्स हैं वो स्वीपिंग, वो साफ कर दिए गए थे, मीन्स बहा कर ले जाए गए। किससे? स्टॉर्म्स के द्वारा, तूफानों के द्वारा इनके खेत और इनके घर बहा दिए गए थे। वहाँ पे इनको करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए ये माइग्रेट हो गए वहाँ से। ढाका बांग्लादेश से माइग्रेट हो गए, कहाँ पे? इंडिया आ गए थे। तो ये आपको लेसन की शुरुआत में मिलेगा, फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा कि उन्होंने अपना ढाका बांग्लादेश का घर और मकान क्यों छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द रैग पिकर्स रिमेन, जो कचरा बीनने वाले हैं वो रहते हैं, कैसे रहते हैं? देखिए कौन सा सही है इसमें? शूलेस, जूते रहित रहते हैं, विदाउट एजुकेशन, बिना शिक्षा के रहते हैं, विद टैटर्ड क्लॉथ्स, फटे हुए कपड़ों से रहते हैं, या ऑल ऑफ दीज? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इसका बिल्कुल सही आंसर है। द रैग पिकर्स रिमेन, कि जो कचरा बीनने वाले वो रहते हैं ऑल ऑफ दीज, इन सभी प्रकार से। जूते नहीं होते उनके पास, शिक्षा भी नहीं होती है, और फटे हुए कपड़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गार्बेज टू देम इज, कचरा उनके लिए है, कचरा उनके लिए क्या है? गोल्ड, सोना है, रैप्ड इन वंडर, आश्चर्य से लिपटी हुई कोई चीज़ है। ए एंड बी दोनों सही है, या नन, कोई सा भी सही नहीं है। तो इसका जवाब क्या रहेगा? बोथ। बोथ, ए एंड बी दोनों। गोल्ड भी है उनके लिए, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गोल्ड तो है ही, गोल्ड के साथ साथ रैप्ड इन बंडर, आश्चर्य से भरी हुई चीज़ है। कभी उनको कुछ मिल जाता है गार्बेज में, कभी कुछ मिल जाता है उनको, कभी सिक्का मिल जाता है कभी। और गार्बेज जो मीन्स ऑफ सर्वाइवल तो है ही, जीविका का साधन तो उनकी है ही। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी, ए एंड बी। ये जो लॉस्ट स्प्रिंग लेसन है, इसका जो मैं इसकी वीडियो मैं प्लेलिस्ट में सेट कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में से आप लेसन को पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लॉस्ट स्प्रिंग लेसन की लिंक मिल जाएगी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी लेकर आप लॉस्ट स्प्रिंग लेसन को पढ़ सकते हैं। साहिब वॉज नॉट हैप्पी वर्किंग एट, साहिब खुश नहीं था काम करके, कहाँ पे काम करके खुश नहीं था? द हीप ऑफ गार्बेज, कचरे के ढेर पर काम करके खुश नहीं था। टी स्टॉल, चाय की दुकान पे काम करके खुश नहीं था। द फील्ड्स, खेतों में काम करके खुश नहीं था। नो वेयर, कहीं पे काम करके खुश नहीं था। तो कहाँ पे काम करके खुश नहीं था? टी स्टॉल, चाय की दुकान पे काम करके खुश नहीं था, क्योंकि जो स्टील कैनिस्टर है सीम्स हैवियर, उसको जो चाय ले जाने वाली केटली है वो उसको भारी लगती है बजाय अपने प्लास्टिक बैग की तुलना में। क्योंकि अब साहिब अपना खुद का मालिक नहीं रहा था, अब वो नौकर बन गया था, इसलिए साहिब को चाय की दुकान पर काम करने में मज़ा नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट फोर्सेज द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि बच्चों को क्या चीज़ बाध्य करती है कि उनका जो रहना है, उनका जो जीवन है शोषण से भरा हुआ है। एक्सप्लॉयटेशन मीन शोषण, कि जीवन में उनके शोषण होता रहता है। तो क्या चीज़ बाध्य करती है बच्चों को इस चीज़ के लिए, शोषण के लिए? ग्रीड, लालच, एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यधिक गरीबी, पीयर्स, उनके जो एक जैसी उम्र के लड़के हैं वो बाध्य करते हैं, या फिर पेरेंट्स, उनके माता पिता बाध्य करते हैं। तो उनको शोषण का जीवन जीने के लिए क्या चीज़ बाध्य करती है? एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यधिक गरीबी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी, कि कहानी में वो बच्चे जो कचरा बीनने का काम करते हैं, रैग पिकर्स, वो किसके जैसे दिखते हैं? कहानी के शुरुआत में ही है ये। तो वो किसके जैसे दिखते हैं? मॉर्निंग क्रोज, सुबह के कौ जैसे, इवनिंग क्रोज, शाम के कौ जैसे, मॉर्निंग बर्ड, सुबह की चिड़ियों जैसे, इवनिंग बर्ड्स या शाम की चिड़ियों जैसे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मॉर्निंग बर्ड्स। मॉर्निंग बर्ड्स कहा है उनको कि सुबह निकलते हैं ये अपने घरों से कचरा बीनने के लिए, और शाम होते होते, दोपहर होते होते अपने घरों में वापस चले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका आंसर सी रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के जो स्थानीय परिवार हैं उनको रोजगार कौन देता है? कौन देता है वहाँ पे रोजगार? देखिए, ब्यूरोक्रेट्स, कुलीन तंत्र जो वहाँ का है, पैसे वाले लोग हैं वो, मर्चेंट्स, व्यापारी, पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ, या द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, शीशा गलाने वाले उद्योग,
तो कौन देता है उनको रोजगार, कौन देता है? द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, शीशा गलाने वाले उद्योग जो है, जहाँ पे कांच की चूड़ी बनाई जाती हैं, तो वो उद्योग उनको रोजगार देता है। तो यहाँ पे मुकेश वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया। आपको पता होगा 3 कैरेक्टर्स की स्टोरी है यहाँ पे। शुरुआत में साहिब आलम की स्टोरी है, सेकंड स्टोरी मुकेश की है, और थर्ड स्टोरी सबिता नाम की लड़की की है जिनका बचपन खोया हुआ है गरीबी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता। हु सेड दीज वर्ड्स, किसने कहे थे ये शब्द? किसने कहे थे कि मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता? एन ओल्ड मैन ने कहे थे, एन ओल्ड लेडी ने कहे थे, सबिता ने कहे थे, या मुकेश ने कहे थे? तो ये शब्द किसने कहे थे? एन ओल्ड मैन, वृद्ध आदमी ने कहे थे। जब चर्चा हो रही थी कि एक ओल्ड लेडी ये कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, तो उसका हस्बैंड ये कहता है कि मैं चूड़ियाँ बनाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं सीख सका अपने जीवन में, और ना ही मैं अपने बच्चों को कुछ सिखा सका। तो आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, की चूड़ियों के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। तो इसका आंसर क्या रहेगा? एन ओल्ड मैन। क्वेश्चन नंबर 12 देखें आप, व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री, शीशा उद्योग में कौन सी परिस्थितियां बच्चों को बुरा बना देती हैं, बच्चों के लिए हानिकारक है? कौन सी स्थितियों में काम करना बच्चों के लिए हानिकारक है शीशा उद्योग में? कौन सी स्थितियों में? हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान में, डार्क डिंजी सेल्स, अंधेरी और बदबूदार छोटी छोटी कोठरियाँ, विदाउट लाइट एंड एयर, बिना प्रकाश और बिना हवा के, और डैजलिंग एंड स्पार्कलिंग ऑफ वेल्डिंग लाइट, जो जोड़ने वाला प्रकाश है उसकी चमक हानिकारक है। ऑल ऑफ दीज, या ये सभी चीज़ हानिकारक है उनके लिए। तो कौन सी परिस्थिति में काम करना हानिकारक है बच्चों के लिए? इन सारी परिस्थितियों में। हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है उनको, साथ ही डार्क डिंजी सेल्स, अंधेरी और बदबूदार सेल्स कोठरियों में काम करना पड़ता है, विदाउट लाइट एंड एयर, बिना प्रकाश और बिना हवा के, डैजलिंग एंड स्पार्कलिंग ऑफ वेल्डिंग लाइट, जोड़ने वाली लाइट के सामने बैठना पड़ता है उनको, जो डैजलिंग चमकती रहती है, स्पार्कलिंग चमकती रहती है वो लाइट, उसमें काम करना पड़ता है। ऑल ऑफ दीज, तो ये सभी, इसमें ऑल ऑफ दीज सही रहेगा, डी सही है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, व्हाट कंपेल्स द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी, क्या चीज़ बाध्य करती है मजदूरों को फिरोजाबाद की चूड़ी उद्योग में की गरीबी के लिए? व्हाट कंपेल्स द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी, गरीबी के लिए मजदूरों को कौन सी चीज़ बाध्य करती है कि वो गरीब बने हुए हैं? फिरोजाबाद के जो चूड़ियों का उद्योग है वहाँ के मजदूर गरीब हैं, तो गरीबी के लिए कौन सी चीज़ बाध्य करती है उनको? कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, उनकी जाति और उनके पूर्वजों का व्यवसाय, कर्म थियोरी एंड सोसाइटी, कर्म का सिद्धांत और समाज, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, कुलीन तंत्र के लोग और राजनेता, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दीज। इन सभी की वजह से वो लगातार गरीबी में जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज मुकेश's ड्रीम, मुकेश का सपना क्या है? मुकेश क्या बनना चाहता है? ये आप मुकेश का जवाब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मुकेश की आंखों में क्या सपना है। और मुकेश क्या बनना चाहता है? मुकेश बनना चाहता है मोटर मैकेनिक, टू बी अ मोटर मैकेनिक। तो वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, इसका आंसर बी है। आपको पता होगा वहाँ लेखिका ने कहा था कि मुकेश का जो सपना है टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो मिराज के जैसे है, मृग तृष्णा के जैसे है। क्योंकि मृग तृष्णा क्यों कहा? क्योंकि फिरोजाबाद की गलियों में धूल है और फिरोजाबाद की गलियों के परिवार के सभी सदस्य केवल चूड़ी बनाने में लगे रहते हैं, और मुकेश का सपना अलग ही है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो वहाँ पे लेखिका कहती है कि उसका जो सपना है वो मिराज के जैसे है, मृग तृष्णा के जैसे है, तो वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड द मैन फ्रॉम उदीपी प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग, जब वो जवान था तो उदीपी का व्यक्ति क्या प्रार्थना किया करता था? वो गॉडेस के सामने जब स्कूल जाता था वो बच्चा, आपको वहाँ पे एक पैराग्राफ आएगा, साहिब वाले पोर्शन में एक पैराग्राफ आएगा, तो किस चीज़ के लिए प्रार्थना करता था? अ पेयर ऑफ ट्राउजर, पैंट के लिए, अ फ्यू फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों के लिए, अ पेयर ऑफ शूज, जूतों के लिए, या एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी, पढ़ाई के अवसर के लिए। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? बी, पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था वो। द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, कि जो रैग पिकर्स होते हैं उनकी कोई पहचान नहीं है लेकिन उनके पास है,
क्या चीज़ है उनके पास? परमिट्स, पासपोर्ट, राशन कार्ड्स और लाइसेंस। क्या चीज़ है उनके पास? रैग पिकर्स के पास राशन कार्ड्स है। और ये रैग पिकर्स कहाँ पे रहते हैं? सीमापुरी में। सीमापुरी कहाँ पे है? दिल्ली में। और वहाँ दिल्ली की सीमापुरी पे क्यों रहते हैं? क्योंकि सीमापुरी पे कचरों के ढेर हैं। और लेखिका ने बताया कि ये किस तरीके से रहते हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, रूफ ऑफ टारपॉलिन, वॉल्स ऑफ मड एंड और टारपॉलिन टीन की छत है उनकी, तो इस तरह से वो रहते हैं। लेकिन उनके पास राशन कार्ड है और राशन कार्ड की वजह से वोटर लिस्ट में उन्होंने नाम लिखवा लिया है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द फ्रेल वुमन इन मुकेश हाउस इज, वो कमजोर सी महिला मुकेश के घर में कौन है? मुकेश की क्या लगती है वो? मदर, एल्डर ब्रदर्स वाइफ, सिस्टर या नीस? भतीजी है क्या वो? नहीं। तो इसमें आंसर कौन सा रहेगा? बी, एल्डर ब्रदर्स वाइफ। वो बड़े भाई की पत्नी है, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है वो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अ सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमन सुहाग इज, भारतीय महिला के सुहाग का जो सिंबल है, संकेत है, वो क्या है? कैसे पता लगता है कि ये भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है? तो इनमें से भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक कौन सा है? उस लेसन में तो स्पेशली बताया है बैंगल्स को, कि जो रेड बैंगल्स हैं वो इंडियन वुमन के सुहाग का सिंबल हैं। लेकिन वैसे बिंदी भी सुहाग का सिंबल है, सिंदूर भी सुहाग का सिंबल है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज, सारी जो चीज़ें हैं ये सुहाग का प्रतीक हैं। इंडियन वुमन भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक हैं। लेकिन उस लेसन में केवल बैंगल्स को बताया था और यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू द ऑथर रैग पिकिंग हैज बिकम ओवर द ईयर्स ए, लेखक के अनुसार कचरा बीनना कई सालों से क्या बन चुका है? फाइन आर्ट, प्रोफेशन, ट्रेडिशन, कल्चर। तो क्या बन चुका है ये? फाइन आर्ट, कला का रूप ले लिया है उसने। सभी लोग उस कचरे बीनने को लगे रहते हैं, मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, उनकी जीविका का साधन है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? ए, फाइन आर्ट का रूप ले लिया है कचरा बीनने ने। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज? लॉस्ट स्प्रिंग का जो शीर्षक है वो किस चीज़ का प्रतीक है, क्या संकेत देता है? तो इसमें ए देखिए, लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, खोए और खिले हुए बचपन का प्रतीक। ऑटम सीजन, पतझड़ ऋतु का। लॉस्ट मनी, खोए हुए धन का। लॉस्ट एज, खोई हुई अवस्था का। तो ये किसका प्रतीक है? लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, खिलते हुए बचपन के खो जाने का प्रतीक है ये लॉस्ट स्प्रिंग। तो लॉस्ट स्प्रिंग किसका प्रतीक है? खिलते हुए बचपन के खो जाने का। तो ये 20 प्रश्न हो गए, ये असेसमेंट सीट फर्स्ट हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ प्लेलिस्ट में जरूर जाइए, वहाँ फ्लेमिंगो बुक कंप्लीट मिलेगी और क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पे पूरे मिलेंगे। एक बार वापस से मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आना चाह रहा हूँ आपके साथ। व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन फॉर्मल, क्वेश्चन नंबर 2, एन इनफॉर्मल रिप्लाई इज रिटन इन, कि जो इनफॉर्मल रिप्लाई है वो किस में लिखा जाता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 वापस से देखें, 1 और 2 को वापस से देख लेते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो 1 और 2 को वापस से देखिए आप। ए फॉर्मल रिप्लाई इज रिटन इन, फॉर्मल रिप्लाई थर्ड पर्सन में लिखा जाता है और इनफॉर्मल रिप्लाई लिखा जाता है फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन में। जबकि एन इनफॉर्मल रिप्लाई जो लिखा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन पूरे सही नहीं दिए हैं, फर्स्ट पर्सन दे रखा है केवल यहाँ पे, जबकि होना चाहिए था थर्ड की बजाय यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए था? फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, ये ऑप्शन में होना चाहिए था फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। तो इसका सही बैठता हमारा डी। लेकिन अभी यहाँ पे ऑप्शन ये दोनों सही है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसका सही जवाब होगा फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, क्योंकि फॉर्मल रिप्लाई तो थर्ड पर्सन में लिखा जाता है और इनफॉर्मल रिप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन में लिखा जाता है। तो वापस से इसके जो सही आंसर हैं उन पे मैं क्लिक कर देता हूं कि कौन कौन सा सही है। इसका तो थर्ड पर्सन, और इसका कौन सा होगा? यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, थर्ड को हटा करके फर्स्ट कर देता हूँ मैं, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। तो हमारा डी सही हो जाएगा। तो इसको आप डी को सही माने क्वेश्चन नंबर 2 में। आप मेरे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको अगली वीडियो लेके आऊँगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ प्लेलिस्ट में जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।